तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को, जिसका नाम है द अदर। ये मूवी काफी बेहतरीन है, आपको देखने में काफी मजा आएगा और इसका एंड वाला ट्विस्ट भी काफी खतरनाक है। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले एक हॉरर मूवी आई थी जिसका नाम था मलिग्नेंट। वो काफी बेहतरीन थी और ये मूवी भी बिल्कुल उसी की तरह है, काफी ज्यादा बढ़िया है, देखने में आपको मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है रियल हॉरर स्टोरी को, रियल हॉन्टेड प्लेन मूवी को, यानी कि डार्क फ्लाइट 407 थाई हॉरर मूवी है। इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में टॉप पर मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम डैनियल और रॉबिन नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि पति पत्नी थे, जिनकी कोई संतान नहीं होती। रॉबिन का कई बार मिसकैरेज भी हो चुका था, जिसके बाद ये लोग आते हैं एक अनाथ आश्रम में, जहाँ का एजेंट उनको एक लड़की के बारे में बताता है जिसका नाम कैथलिया है, जिसको हम शॉर्ट में कैथी कहकर बुलाएंगे। अब एजेंट कैथी के बारे में बताता है कि वो असल में म्यूट है, बोल नहीं सकती, लेकिन वो होठों को देखकर सामने वाले की बात समझ लेती है। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि कैथी के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे वो एक हादसे में खत्म हो चुके हैं। खैर एजेंट उनको विश्वास दिलाती है कि कैथी से बात करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो बातें समझ लेती है। अब आगे एजेंट उनको ये भी बताती है कि उन्हें कैथी के ना बोलने का रीजन आज तक पता नहीं चला। शायद उसे बर्थ से ही ये डिफेक्ट होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बात ही नहीं करना चाहती हो। वो यही बताती है कि कैथी को एक ओल्ड कपल लेकर गया था, लेकिन उन्होंने कैथी को दोबारा वापस भेज दिया किसी वजह से। एजेंट बोलती है कि शायद कैथी को एक परिवार की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉबिन और डैनियल कैथी को अपने घर ले आए थे, मतलब कि उसे अडॉप्ट कर लिया गया। यहाँ पर डैनियल समर ब्रेक पर था, मतलब कि वो काम से छुट्टी पर होता है, और रॉबिन जो होती है वो वर्क फ्रॉम होम करती है, इसलिए ये दोनों ही कैथी के साथ ढेर सारा वक्त बिताने वाले थे। ओवरऑल ये लोग कैथी को ढेर सारी खुशियां देना चाह रहे थे। अब यहाँ रॉबिन के घर पर एक पूल भी होता है, जहाँ पर रॉबिन ये पूछती है कि क्या कैथी को स्विमिंग पसंद है, जिस पर कैथी को एक छोटा सा विजन आता है जो कि वाटर से ही जुड़ा हुआ था, और यहाँ कैथी सर हिलाकर मना कर देती है। जिसके बाद ये लोग कैथी को उसका रूम दिखाते हैं जो कि काफी बढ़िया तरीके से बना हुआ था। जिसके बाद रॉबिन कैथी के लिए नाश्ता बनाने लगी थी, तभी उसकी माँ का उसके पास फोन आता है। रॉबिन की माँ ये बताती है कि उसने कैथी के परिवार के बारे में रिसर्च किया था। कैथी की माँ ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, जिसमें उसका हस्बैंड और कैथी के सिबलिंग भी शामिल थे। यहाँ पर रॉबिन की माँ ये कहती है कि शायद कैथी के साथ कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन रॉबिन उसको ये समझाती है कि वो बस एक बच्ची है और उसे प्यार की जरूरत है। और यहाँ पर जो रूम था ना, वो पहले से इसलिए अच्छे से सजा हुआ था क्योंकि ये लोग काफी टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे और पहले से ही इन्होंने रूम बनवा लिया था, लेकिन इनकी किस्मत उतनी बढ़िया नहीं थी। अब थोड़ी देर बाद होता यह है कि डैनियल और कैथी बैठे हुए थे, लेकिन रॉबिन उनके लिए सैंडविचेस बनाकर लाती है, लेकिन अचानक से वो खराब हो गए थे। इतना ही नहीं, उनके फ्रिज का सारा सामान खराब हो चुका था और ये बहुत ही वियर्ड चीज थी, लेकिन ये दोनों ही इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते। अब इसके बाद रॉबिन बाथटब साफ कर रही होती है कि तभी वहां पर कैथी आ चुकी थी। जिसके बाद वो उसको नहलाने लगती है। वो उसे बताती है कि उससे पहले भी बच्चे थे जो कि अब नहीं रहे। बेसिकली वो अपने मिसकैरेजेस के बारे में बता रही थी। अब रात में ये लोग कैथी के रूम में उसे सुला देते हैं। जिसके बाद रॉबिन और डैनियल अपने रूम में थे, जहाँ पर रॉबिन को कैथी की चिंता थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अच्छा नहीं कर रही थी। साथ ही साथ उसे कैथी के पास्ट को लेकर भी चिंता थी, जो कि उसकी माँ ने उसे बताया था, क्योंकि उसने काफी बुरी चीजें करी थी। ऑब्वियस ही बात है, ये सारी चीजें फॉस्टर होम वालों ने नहीं बताई। अब डैनियल समझाता है कि वो अभी अभी माँ बनी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर हम कैथी को देखते हैं जो कि अपने रूम से बाहर निकलकर किचन में आ गई थी। वहाँ पर वो चाकू ले रही थी और आगे बढ़ रही होती है, और यहाँ पर वो किसी से डर रही थी। अब घर के बाहर हम एक पोर्टल खुलता हुआ देखते हैं, जिसके बाद में हम स्विमिंग पूल के अंदर हलचल होते हुए नोटिस करते हैं, जैसे कि कुछ चीज उसके अंदर गई हो। अब अगले दिन डैनियल उठता है और तब उसे पूल में से कुछ पिंक सब्सटेंस मिलता है, जिसे वो एक शीशी में रख लेता है। तभी दूसरी ओर रॉबिन देखती है कि उसके चाकू किचन से गायब थे, और ये देखकर वो डैनियल को बुलाती है, लेकिन वो ये कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर डैनियल के हाथों में वही सब्सटेंस था जिसे वो अपने गराज में लेकर आता है, जहाँ पर एक माइक्रोस्कोप रखा हुआ था, और वो उस सब्सटेंस को उसके अंदर देखने वाला था कि तभी वहां पर कैथी आ जाती है, जो कि उसके गराज के टूल्स को छू रही थी। लेकिन तभी डैनियल उसको मना करता है। अब डैनियल उसे वही पिंक सब्सटेंस दिखा रहा था, जिसको देखकर कैथी अनकंफर्टेबल सी हो जाती है। डैनियल उसे मजाक में डरा रहा होता है, जिसके बाद कैथी डर के मारे उस शीशी को फेंक देती है क्योंकि उसे ये मजाक अच्छा नहीं लगा। अब कैथी एक बड़े से नाले के पास आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी सारी डॉल्स फेंक रही थी कि तभी वहां पर फियोना नाम की एक लड़की आती है, जो कि उनकी पड़ोसन होती है। और फियोना एक अनस्टेबल बच्ची थी, मतलब कि दिमागी रूप से वो थोड़ी सी कमजोर थी। अब यहाँ फियोना उससे बात करती है और फिर वो दोनों ही डॉल से खेलने लगी थी। दूसरी ओर डैनियल को कैथी के बिस्तर से चाकू मिल गया था, जिसको देखकर वो हैरान था कि इतनी
इतनी छोटी बच्ची चाकू का क्या करेगी। दूसरी ओर कैथी और फियोना डॉल का सर निकाल कर उसके हाथ बांध देते हैं, जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं था, यानी कि बच्चे इस तरह से नहीं खेलते थे। अब तभी डैनियल कैथी को ढूंढते हुए वहां आ गया था, जिसके बाद फियोना को उसकी माँ लिजी भी लेने आ जाती है। लेकिन फियोना का रिएक्शन थोड़ा अलग था जब उसने कैथी को दोबारा देखा। अब लिजी और फियोना वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद हम डैनियल और रॉबिन को साथ में देखते हैं। यहाँ पर रॉबिन थोड़ी चिंता में थी क्योंकि उसको लिजी का बर्ताव भी थोड़ा अजीब लगा था, एकदम सीरियल किलर वाला। और यहाँ पर उसे कैथी के लिए भी कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कैथी को हेल्प की जरूरत है। खैर यहाँ डैनियल उसको समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब डैनियल उसको उसके किचन वाले चाकू देता है और पूछने पर डैनियल ये बताता है कि ये कैथी के रूम में थे। और ये सुनकर तो रॉबिन हैरान सी रह जाती है कि तभी कैथी भी वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर वो चुप हो गई थी। अब रात में कैथी दोबारा उठती है और इस बार वो एक आरी और ड्रिल मशीन अपने पास रखती है, जो कि काफी शॉकिंग था। जिसके बाद वो खिड़की से बाहर देखती है और अगले दिन रॉबिन सफाई कर रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाहर खड़ा हो और कोई उसका पीछा कर रहा था, जिसे महसूस करके वो घर से बाहर आ गई। बाहर डैनियल भी होता है और वो उससे ये पूछता है कि उसे हुआ क्या है, जिस पर रॉबिन बताती है कि इस घर के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। उसे हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या फिर कोई उसके साथ है, और ये तब से हो रहा है जब से वो कैथी को घर लेकर आए हैं। ये सुनकर डैनियल उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो ज्यादा सोच रही है, और वो उसे अंदर बुलाता है, जिस पर वो ये बोलती है कि वो थोड़ी देर से आएगी। अब डैनियल कहता है कि उन्हें पार्टी रखनी चाहिए ताकि कैथी का मन लगे और वो सबको उससे इंट्रोड्यूस करवा सके। खैर रात में स्विमिंग पूल में दोबारा हलचल होती है, जिसके बाद हमें जो भी स्विमिंग पूल के अंदर है उसका पीओवी दिखाया जाता है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक एंटिटी है जिसकी नजर बर्ड हाउस पर जाती है, और ऐसा होते ही उस बर्ड हाउस के अंदर कुछ काली चीज हिलने लगती है और उसके अंदर के जो बर्ड्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और ये सब कुछ काफी ज्यादा वियर्ड था, यानी कि इनके घर के अंदर कोई ना कोई सुपरनैचुरल एंटिटी आ गई थी जो कि कैथी से जुड़ी हुई थी। अब अगले दिन ये लोग पार्टी रखते हैं, लेकिन कैथी बहुत ही ज्यादा टेंस हो रखी थी। वो किसी से भी बात नहीं करना चाह रही थी, ना ही किसी को देखकर खुश होती है। उसे वहां पर रखा हुआ खाना भी सड़ा हुआ दिख रहा था कि इसी बीच एक बच्ची कैथी से पूछती है कि उसकी असली माँ ने उसके पिता को मार दिया था ना, क्या उस समय वो भी वहां पर थी। ये सुनकर कैथी उस बच्ची से लड़ने लगती है और उन दोनों में हाथापाई हो गई थी। खैर अब सीन रात की तरफ आता है, जहां पर पार्टी में हुए हादसे की वजह से रॉबिन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। उसने ये सोचा था कि कैथी उसके लिए अच्छी साबित होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और वो स्विमिंग पूल को घूर रही होती है और देखते ही देखते ऐसा लगता है कि जैसे कि रॉबिन पजेस सी हो गई हो। जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर सीधा पूल में चली जाती है और ये पूल के अंदर पिंक सब्सटेंस अभी भी था, जो कि रॉबिन से दूर जा रहा था। लेकिन उसके बाद रॉबिन ने डैनियल को भी पूल में इशारे से बुला लिया था, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। मीनवाइल कैथी अपना सामान अपने बनी बैग में डालकर वहां से जाने लगी और वो उसी नाले की तरफ से जा रही थी। हम समझ पाते हैं कि वो उसी एंटिटी से भाग रही थी। साथ ही साथ उस एंटिटी का कोई ना कोई रिलेशन कैथी के साथ है। यहाँ कैथी अब अचानक से ही बीच में अटक जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो और तभी उसे कोई खींच लेता है। तभी दूसरी ओर ये दोनों पूल में इंटीमेट हो रहे थे और वो सब्सटेंस उसके पास आते जा रहा था। खैर अब ये दोनों ही इंटीमेट होने के बाद जब होश में आते हैं तो वो ये पाते हैं कि वहां पर कैथी थी ही नहीं। जिसके बाद वो उसे आवाज लगाने लगते हैं, उसको ढूंढने लगते हैं। तब डैनियल उसी नाले के पास जाता है जहां पर कैथी बेहोश थी। अब तभी हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसके अंदर कैथी के पिता और माँ को हम देख पाते हैं, जहां पर कैथी की माँ को कुछ हो जाता है और वो कैथी के पिता के ऊपर हमला कर देती है। और ये सब कैथी अपने सपने में देख रही थी, यानी कि ये सब उसके साथ पहले हो चुका था। जब कैथी की आंख खुलती है तब उसने खुद को अपने रूम में पाया और डैनियल भी वहीं था, जो कि वहीं पर सो रहा होता है। वो उसकी काफी चिंता कर रहा था। अब अगले दिन कोई दरवाजा नॉक कर रहा होता है और डैनियल देखने आता है। तब उसे फियोना मिलती है, जो कि कैथी से मिलने आई थी। डैनियल उसे कहता है कि वो भी नहीं मिल सकती और साथ ही साथ रॉबिन भी आकर यही कहती है, लेकिन फियोना कुछ नहीं सुनती, अंदर घुस जाती है। वो कैथी के रूम में चली गई थी। यहाँ वो डॉल लेकर आई थी और ये दोनों फिर से डॉल से खेलने लगते हैं। अब वो डॉल का सर निकाल कर दूसरा लगा रहे थे, जो कि काफी अजीब बात थी। तभी वहां पर डैनियल आया दोनों को चेक करने के लिए। वो उनसे वहीं पर बात करने लगता है। तभी फियोना ये कहती है कि मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और ये सुनकर डैनियल उनसे मजाक करने लगता है और मॉन्स्टर की ही एक्टिंग करने लगता है। कैथी इससे थोड़ी डरी हुई लग रही थी कि तभी डैनियल कहता है कि मॉन्स्टर्स असली नहीं होते, वो बस दिखने में खतरनाक होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। और ये सुनकर फियोना हंसने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत फनी है, लेकिन वो गलत है और उसके कहने का मतलब ये था कि मॉन्स्टर्स होते हैं। अब यहाँ डैनियल उठकर चला जाता है और तब फियोना अजीब तरह से अपनी आंखें बंद करके कुछ सेंस करने लगती है। वो कैथी से कहती है कि कैथी ने पहले भी मॉन्स्टर देखा है जो कि खतरनाक है और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और कैथी इससे कब से भाग रही है क्योंकि वो हर बार कैथी का पीछा करता है और कैथी उससे इस तरह से तो पीछा नहीं छुड़ा सकती और वो अभी भी यहीं पर है कैथी के आसपास। अब यहाँ पर फियोना की आंखें भी चमक रही होती हैं, विच मीन्स कि फियोना के अंदर जरूर कोई शक्ति थी। खैर ये सब बोलने के बाद फियोना वहां पर वॉमिट कर देती है।
अब सीन बदलता है जहाँ पर डैनियल उस वॉमिट को साफ कर रहा था और रॉबिन कैथी का रूम अच्छे से देख रही होती है। तभी उसे वहाँ पर वो आरी और ड्रिल मशीन मिल जाती है जो कि उसने दूसरी रात अपने पास रखा था, और ये उसे बेड के नीचे मिले थे। और ये देखकर दोनों ही हैरान थे कि एक बच्ची चाकू, ड्रिल मशीन और आरी का क्या करेगी। खैर अब कैथी नहा रही थी कि तभी सीलिंग के ऊपर वही काले रंग का सब्सटेंस जमने लगा था, जिसको देखकर कैथी चिल्लाने लगती है। अब उसकी ये हालत देखकर रॉबिन और डैनियल उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर कैथी अपनी पिक्चर बनाती है जो कि काफी अजीब थी। फिर वो रॉबिन और डैनियल की भी पिक्चर बनाती है, और ये करने के बाद वो डैनियल की ड्राइंग पर लाल रंग को अपने हाथों से लगा रही थी, और रॉबिन की ड्राइंग के अंदर वो उसके पेट में पेंसिल से होल कर देती है और उसमें भी वो लाल रंग लगा देती है। ये देखकर रॉबिन बहुत ही ज्यादा अनईजी हो गई थी, वो वहीं पर वॉमिट करने लगती है। अब यहाँ पर रॉबिन पछता रही होती है कि उसने कैथी को गोद क्यों लिया, जिसके बाद वो लोग पार्क में जाते हैं जहाँ पर कैथी झूला झूल रही होती है। अब तभी रॉबिन डैनियल से कहती है कि कैथी को गोद लेकर उन्होंने गलती करी है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कैथी उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि उसकी माँ के अंदर भी साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। क्या पता कल वो उनके साथ भी कुछ ना कुछ कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली वो है तो उसकी ही बेटी। खैर अब ये सब बोलने के बाद डैनियल रॉबिन को समझाता है कि वो कैथी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसके साथ पास्ट में काफी बुरा हुआ था। अब इसी बीच रॉबिन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर तो वो काफी खुश हो गया था, लेकिन शायद कैथी को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये लोग घर आ गए थे, जहाँ पर कैथी सोई हुई थी और रॉबिन आराम कर रही थी और डैनियल घर का काम कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में कैथी उठकर रॉबिन के पास जाती है और उधर डैनियल काम कर रहा होता है कि तभी उसे रॉबिन की आवाज आती है। अब रॉबिन के रूम में वो गया जहाँ पर रॉबिन को कैथी ने रस्सी से बांधा हुआ था, और साथ ही साथ वो उसके ऊपर बैठी हुई थी और उसने उसके मुंह पर कपड़ा रखा हुआ था, जिससे कि उसको सांस भी नहीं आ रही होती। ये देखकर तो डैनियल जल्दी से कैथी को हटाता है और रॉबिन को आजाद करता है, और वो कैथी को उसके रूम में छोड़कर आता है। खैर अब वो दोबारा रॉबिन के पास आ गया था, जहाँ पर रॉबिन काफी गुस्से में थी और वो ये कहती है कि वो कैथी को नहीं रख सकते और वो दोबारा उसको फॉस्टर होम में छोड़ाए। ये सुनकर डैनियल को भी गुस्सा आ जाता है और वो कैथी पर बरस पड़ता है, और उसकी बातें सुनकर कैथी अपना सामान लेकर वहां से जाने लगती है। और तब डैनियल को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और इसलिए वो कैथी को समझाता है कि वो उसके दुश्मन नहीं है, वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तब कैथी उसको एक एड्रेस देती है, जिसको देखकर डैनियल हैरान था। उसको लग रहा था कि शायद इसी एड्रेस पर जाकर उसे कैथी के बारे में कुछ पता चलेगा, और इसलिए वो और कैथी वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर रॉबिन को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, और ब्लीडिंग के साथ उसके अंदर से निकलता है एक सख्त पदार्थ जो कि काला था, जिसको देखकर वो एक प्लास्टिक बॉक्स में रख लेती है। अब इस बात से अनजान डैनियल उस पते पर पहुंच गया था, और वो कैथी को कार में बैठाकर एड्रेस वाले घर के अंदर जाता है। अंदर जाने पर उसे एक चेयर पर लेडी मिलती है जिसका नाम इविलिन था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डैनियल का ही इंतजार कर रही थी। वो उसे अपने पास बुलाती है और उसको पता था कि वो कैथी के बारे में जानने आया है। यहाँ पर वो ये कहती है कि वो कैथी को जानती है, और वो कैथी को लिटिल डीमन बुला रही थी। बातों ही बातों में डैनियल की नजर इविलिन के पैरों पर जाती है, जहाँ पर एक चोट का निशान था, बैंडेज लगी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर मैगट्स भी लगे हुए थे। अब इविलिन उससे कैथी के बारे में पूछती है, और तभी वो ये बताता है कि कैथी उसके साथ नहीं आई है, लेकिन हम देखते हैं कि कैथी जस्ट उसके पीछे ही खड़ी थी, जिसके हाथों में एक पाइप भी था। अब यहाँ इविलिन अचानक से कैथी के ऊपर हमला कर देती है, और वो एक ज़ॉम्बी की तरह उस पर हमला कर रही थी। तभी कैथी इविलिन के फेस पर पाइप से हमला करती है, जिसके बाद वहाँ पर इविलिन का हस्बैंड जो आता है, और वो डैनियल को कैथी को बाहर ले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और असल में यही वो बूढ़ा कपल था जो कि फॉस्टर होम के अंदर कैथी को वापस छोड़ कर आया था। खैर अब बाहर आकर जो ये कहता है कि डैनियल उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, और ये लड़की ही इविलिन की ऐसी हालत की वजह है। जो ये बताता है कि वो भी उसको यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन कैथी के आने के बाद सब कुछ खराब हो गया, और ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो ये भी बताता है कि इस लड़की की वजह से ही इविलिन माँ नहीं बन पा रही है। यहाँ पर वो डैनियल को ये भी कहता है कि इसके होते हुए उसकी बीवी कभी भी माँ नहीं बनेगी, लेकिन डैनियल जानता था कि उसकी बीवी तो प्रेग्नेंट हुई है, और वो भी ऐसा हुआ था उसके आने के बाद में, यानी कि कैथी के आने के बाद। तो यहाँ पर वो जो की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कार के अंदर आकर बैठ जाता है। कार के अंदर वो कैथी से कहता है कि जो कुछ भी होता है वो किसी वजह से ही होता है, और जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर कैथी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर वो कैथी को ये भी समझा रहा था कि उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, और वो कोई शैतान भी नहीं है। यहाँ पर डैनियल क्लियरली कैथी को बचाना चाहता था, और हम देख पाते हैं कि वो वाकई में कैथी को एक बेटी की तरह ही रख रहा था। तभी वहाँ पर इविलिन दोबारा आ जाती है, जो कि कैथी को पकड़ लेती है, लेकिन डैनियल कार को आगे पीछे करके उसे गिरा देता है और वहाँ से कार भगाने लगता है, लेकिन इविलिन अभी भी उनके पीछे थी।
खैर अब वो घर आ जाते हैं जहाँ पर डैनियल रॉबिन के पास आया जिसका पेट पहले से काफी बड़ा हो गया था और ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड बात थी, ये पॉसिबल नहीं था इतना जल्दी होना। खैर अब रॉबिन डैनियल को कहती है कि उनका परिवार खुश रहेगा, यानी कि वो, डैनियल और उसका बच्चा। अब अगले दिन रॉबिन जाती है चेकअप के लिए जहाँ पर डॉक्टर को वो पदार्थ दिखाती है जो कि उसके अंदर से निकला था, यानी कि वही काला सब्सटेंस। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है और फिर वो ये बताती है कि एक और चीज जो कि उसे सुबह मिली थी और वो है एक फीटस जो कि काफी डरावना था और उसके दांत भी थे। डॉक्टर तो ये देखकर हैरान रह जाती है और वो रॉबिन को साथ चलने के लिए कहती है ताकि वो उसकी बॉडी का सही से चेकअप करवा सके, लेकिन रॉबिन कहती है कि वो ठीक है और वो प्रेग्नेंट है और उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ रॉबिन ये बोलती है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक रहेगी और यहाँ उसे शॉकिंगली अपने होने वाले बच्चे का जेंडर तक पता था। लेकिन वियर्ड बात ये होती है कि अगर उसका पेट फूला हुआ है, वो प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पर ये फीटस कहाँ से आया। एनीवेज डॉक्टर ये कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है और डॉक्टर के मुताबिक उसका मिसकैरेज हो चुका है क्योंकि उसके पास एक फीटस था। लेकिन ये सुनकर रॉबिन वहां से चली जाती है। खैर इसके बाद हम डैनियल को पूल साफ करते हुए देखते हैं जिसके अंदर यही सब्सटेंस मौजूद था और कैथी अपने रूम में थी और रॉबिन थोड़ी सी बदल चुकी थी। वो कैथी को ढूंढ रही होती है। कैथी समझ जाती है कि उसके साथ कुछ होने वाला है और रॉबिन ठीक नहीं है, इसलिए वो दरवाजे को पहले ही ब्लॉक करके छुपने की कोशिश करती है। लेकिन रॉबिन अंदर आ गई थी। वो ये कहती है कि उसने उसे सब कुछ दिया और वो उससे बॉन्ड बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसे कैथी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड आने वाला है। यहाँ पर वो कैथी को मारने आगे बढ़ती है, लेकिन कैथी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना ही वो चिल्लाकर हेल्प मांग सकती थी। जिसके बाद वो किसी तरह वहां से भागकर फियोना के पास आ जाती है। अब फियोना अपने एटिक में थी जहां पर वो कैथी को ऊपर बुलाती है। खैर अब वहां पर ढेर सारी ड्राइंग्स फियोना ने बनाई हुई थी और वो ये कहती है कि यहाँ पर जिसकी भी ड्राइंग है वो उन सब से बात करती है। खैर अब फियोना उसे अपने दोस्तों से मिलवाती है जो कि कुछ कीड़े थे और वो उन कीड़ों को कैथी के हाथ में दे देती है। लेकिन यहाँ पर कैथी जो होती है वो हंसती है, यानी कि हमने उसे पहली बार हंसते हुए देखा। लेकिन इसी बीच फियोना कैथी के सर पर एक हथौड़ी से मारकर उसे बेहोश कर देती है और इसके बाद अगले सीन में डैनियल कैथी को हॉस्पिटल ले जाता है। रिपोर्ट्स में पता चलता है कि कैथी को कुछ भी नहीं हुआ है और वो बस चोट लगने से बेहोश हो गई थी, बाकी वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके अंदर डॉक्टर को कुछ मिला है जिसके बारे में वो पता लगाएंगे कि वो है क्या। अब सीन बदलता है जहाँ पर घर पर रॉबिन बैठी हुई थी और डैनियल उसके पास आता है ये बताने के लिए कि कैथी अब ठीक है। लेकिन रॉबिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि उसे बस उसकी लड़की की परवाह है, यानी कि उनके बच्चे की, और डैनियल को भी यही करना चाहिए क्योंकि वो लड़की उनकी अपनी नहीं है और उनकी अपनी संतान तो रॉबिन के पेट में पल रही है। यहाँ पर रॉबिन ये भी कहती है कि कैथी एक पैरासाइट है जो कि उनके परिवार को तबाह कर देगी। ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बल्कि पोजेशन में वो ऐसा कह रही थी। खैर यहाँ रॉबिन पीछे मुड़ती है और उसका पेट अब पहले से और बड़ा दिख रहा था जो कि टाइम से काफी पहले हो चुका था। कि देखकर डैनियल कहता है कि शायद उसे हेल्प की जरूरत है और उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रॉबिन कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी ऐसी हालत देखकर डैनियल एक जगह बैठ गया था। अब इसके बाद रात में भी रॉबिन आवाजें निकाल रही होती है जैसे कि वो एक जानवर हो। अब अगले दिन डैनियल अपने पूल के पास बैठा हुआ था जिसके अंदर वही पिंक सब्सटेंस बहुत ही ज्यादा मात्रा में था। अब इसी बीच उसे फियोना दिखाई देती है और उसकी नजर पड़ते ही वो वहां से चली गई थी। जिसके बाद उसे वहीं से एक डॉल मिलती है जिसके 2 फेस थे और उसमें एक फेस काफी डरावना था जो कि काफी अजीब बात होती है। अब इसी बीच डॉक्टर का कॉल आता है जो कि डैनियल और रॉबिन को बुला रहा था क्योंकि उसे कैथी के बारे में कुछ पता चला था। लेकिन रॉबिन उसे गेट के अंदर से ही मना कर देती है। जिसके बाद डैनियल खुद जाता है, लेकिन अंदर रॉबिन के हाथों में एक और फीटस था जिसे देखकर वो हंस रही होती है। यानी कि क्लियरली यहाँ पर रॉबिन के साथ कुछ भी ठीक नहीं था। अब डॉक्टर के पास आकर डैनियल को पता चलता है कि कैथी के ब्रेन में डॉक्टर को कुछ मिला है और वो काफी छोटा सा है जो कि वहीं पर अटका हुआ है और यहाँ पर वो चीज असल में एक और फीटस है। जी हाँ, यहाँ पर डॉक्टर उसे वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम या फिर फीटस इन फीटू कहते हैं। फीटस इन फीटू का मतलब होता क्या है? तो प्रेगनेंसी के दौरान जब ट्विंस डेवलप हो रहे होते हैं तो कई बार एक ट्विन जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है वो एक्सीडेंटली दूसरे ट्विन के अंदर चला जाता है और वहां पर ग्रो करने लगता है जैसे कि वो एक पैरासाइट हो। और ये चीज काफी ज्यादा रेयर होती है, लाइक 5 लाख 50 लाख में एक के साथ ऐसा होता है और ऐसे केसेस रिपोर्ट जो होते हैं वो भी काफी कम होते हैं और उसी के ऊपर बेस्ड ये मूवी है। खैर बेसिकली एक बेबी के बॉडी के अंदर ही दूसरे बेबी का आधा अधूरा शरीर डेवलप हो जाता है, कभी सर में, कभी हाथ पैर या फिर कभी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर के बिना। खैर इसके बाद डैनियल कैथी को कैफे लेकर जाता है जिसके बाद वो दोनों कार में बैठते हैं। अब यहाँ पर वो रॉबिन को कॉल करता है लेकिन रॉबिन की आवाज उसे ठीक से नहीं आ रही होती। जिसके बाद वो रॉबिन को घर में चेक करने जाता है। उसे रॉबिन के बेड पर ढेर सारा खून मिलता है और बाथरूम के अंदर उसे बाथटब का नल खुला मिलता है जिसे वो बंद कर देता है। लेकिन तभी वहां पर रॉबिन आ गई थी। वो बाथटब में बैठती है और उसे ब्लीडिंग हो रही थी और यहाँ पर वो एक और बच्चे को जन्म देती है जो कि डिसफिगर्ड था। ये सब देखकर डैनियल का दिमाग खराब हो जाता है और वो कार में आता है। उसे परेशान देखकर कैथी उसे कुछ बताना चाहती थी। वो उसे वही डॉल दिखाने लगती है जिसके 2 सर थे और एक सर
असर डरावना था। अब कैथी उसे इशारों में बताती है कि ये डॉल वही है, मतलब कि उसकी कंडीशन उसकी डॉल जैसी है और उसे अगर कुछ जानना है तो वो फियोना से बात करे। बेसिकली कैथी जानती थी कि उसके अंदर कुछ तो है और डॉक्टर ने ये ऑलरेडी बता दिया था। अब ये सुनकर वो फियोना के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ उसकी माँ लिजी थी। डैनियल लिजी को समझाता है कि उसका परिवार मुश्किल में है और सिर्फ फियोना ही उसको बचा सकती है, जिस पर लिजी उसे हाँ कर देती है और अंदर जाकर लिजी उसे ये बताती है कि फियोना एक स्पेशल चाइल्ड है। लिजी बोलती है कि फियोना दोनों चीजों को एक साथ देख सकती है, मतलब कि डेथ और लाइफ दोनों को, यानी कि वो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान जिंदा है या फिर खत्म हुआ। खैर इसी बीच फियोना वहाँ पर आती है और तब डैनियल उसे वो डॉल दिखाकर पूछता है कि दूसरी वाली डरावनी लड़की है कौन जो कि डॉल पर है। तो फियोना बताती है कि उसने उसका नाम नहीं बताया, लेकिन वो खतरनाक है और यही रीजन है उसकी वाइफ की इस हालत का। डैनियल पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर लिजी कहती है कि फियोना उस मॉन्स्टर से बात करेगी। जिसके बाद ये लोग एटिक में जाते हैं, जहाँ पर डैनियल की नजर उन इंसानों की ड्राइंग्स पर पड़ती है। डैनियल के पूछने पर लिजी बताती है कि ये सारे मरे हुए लोग हैं जिनसे फियोना बात करती थी। खैर इसके बाद फियोना को हुडी पहनाई जाती है, जहाँ पर उसकी आंखें कवर कर दी गई थी ताकि वो दूसरी साइड से कांटेक्ट बना सके। अब फियोना उस मॉन्स्टर से बात करने लगती है और उसे कुछ विजन आते हैं, जिसके अंदर उसे अजीब सी वेन्स और ट्री रूट जैसी चीजें दिखती है और उस पर एक कुकून जैसी चीज भी थी। यहाँ पर वो उस मॉन्स्टर के बारे में बताने लगती है, जो कि अपने आप को ड्रीम्स ऑफ लाइफ कहती है और ये एंटिटी मॉन्स्टर जो भी है वो फीमेल है। खैर आगे फियोना कहती है कि उन्होंने उससे वो ले लिया और अब वो गुस्सा है और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वो उस दरवाजे को ढूंढ रही है ताकि वो उन तक पहुंच सके, जिंदा हो सके। खैर अब फियोना आगे ये बताती है कि ये मॉन्स्टर उसको ये बता रही है कि असल में ये सारी लेडीज उसके लिए दरवाजा है ताकि वो जिंदा हो सके, जैसे कि वो ओल्ड वुमेन इविलिन, कैथी की असली माँ और उसकी नई माँ यानी कि रॉबिन, वो सब एक दरवाजा है और अब वो कमजोर होते जा रही है। जितनी बार वो कोशिश करेगी वो कमजोर होगी। और यहाँ पर बात हो रही है रॉबिन के ट्राई करने से, मतलब कि जब वो फीटस को जन्म देती है और जितनी बार ये फीटस आते रहेंगे वो उतनी कमजोर होती रहेगी। बेसिकली मॉन्स्टर यहाँ पर बाहर आने का ट्राई कर रहा था, लेकिन हर बार वो फेल हो जाया करती। अब यहाँ मॉन्स्टर फियोना के जरिए ये कहती है कि अब वो यही रहेगी और फिर वो ये भी बोलती है कि बॉडी को डिग करके बाहर निकालो, बॉडी को डिग करके बाहर निकालो। और ये कहते हुए फियोना कैथी पर हमला करने लगती है। फियोना कहती है कि जल्दी से डिग करके बॉडी बाहर निकालो, इससे पहले कि वो सबको खत्म कर दे। और यहाँ पर फियोना के ऊपर से हुडी को हटाया जाता है तो वो बताती है कि वो एंटिटी डोर पर है, मतलब कि बाहर आना चाहती है। दूसरी ओर हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसके पास रॉबिन चेकअप के लिए गई थी। अब वो डॉक्टर रॉबिन का चेकअप करने के लिए कहती है, लेकिन रॉबिन उसे दूर भेज देती है। लेकिन डॉक्टर ये बोलती है कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है, जिसके बाद रॉबिन दरवाजे का लॉक खोलकर भाग जाती है। अब डॉक्टर अंदर आती है और रॉबिन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज का दिन बहुत बुरा होने वाला है। अब डॉक्टर यहाँ पर इंजेक्शन निकालती है ताकि वो रॉबिन को इंजेक्शन लगा सके, लेकिन रॉबिन के हाथ भी खाली नहीं थे, उसके पास में वहाँ कैंची थी। अब वो उसे स्टैब कर ही देती, लेकिन बीच में डैनियल आ जाता है। डैनियल के साथ कैथी भी थी और यहाँ रॉबिन डैनियल को स्टैब करती है, जिसके बाद कैथी वहाँ से भागकर छिप गई थी। लेकिन यहाँ पर रॉबिन डॉक्टर को भी कई बार स्टैब करके खत्म कर देती है, जिसके बाद रॉबिन कैथी को ढूंढने लगती है। वो ऊपर आती है और वो कैथी को इनडायरेक्टली खूनी कह रही थी, विच मीन्स कि वो ये बताना चाह रही होती है कि वही इन सब की जड़ है, यानी कि ये जो एंटिटी है जो कि कैथी के अंदर है और उसी की वजह से वो मरे हैं। इधर कैथी को रॉबिन के अंदर से निकले हुए ढेर सारे फीटस मिलते हैं जो कि कांच के जार में बंद थे और उनमें से एक को वो उठाकर देखती है और वो जिंदा भी था, जिसको देखकर वो उस जार को गिरा देती है। और इसकी आवाज सुनकर रॉबिन को पता चल गया था कि कैथी कहाँ पर है और कैथी डरते हुए कांच के एक टुकड़े को अपने पास रख लेती है, लेकिन रॉबिन उसे पकड़कर नीचे ले आती है जहाँ पर स्विमिंग पूल था। खैर तभी हम वहाँ पर एक पोर्टल जैसा कुछ देख पाते हैं और रॉबिन उसको वहीं पूल में डुबाने लगती है। यहाँ पर कैथी रॉबिन के पेट को दबा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी के अंदर वो एंटिटी है, लेकिन यहाँ पर कैथी तभी अनकॉन्शियस हो जाती है। लेकिन सही समय पर लिजी आकर रॉबिन के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और कैथी को बाहर लाती है। बाहर निकालकर उसे होश आता है जहाँ पर रॉबिन भी थी। कैथी रॉबिन के पेट पर मारने लगती है, लेकिन फियोना बताती है कि वो उसके पेट के अंदर नहीं है, रॉबिन तो सिर्फ एक डोर है और ये एंटिटी तो असल में कैथी के दिमाग में है, जो कि डॉक्टर ने बताई भी थी। अब इधर लिजी डैनियल को उठाती है जो कि अभी जिंदा था। डैनियल कैथी के बारे में पूछता है, जिस पर लिजी बताती है कि वो ठीक है। अब बाहर रॉबिन दोबारा उठ गई थी। अब अंदर वो सब बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी रॉबिन अंदर आ जाती है और वो लिजी को खत्म कर देती है। लेकिन फियोना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उससे वैसे भी बात कर सकती थी, यानी कि हम
जानते हैं कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। अब तभी रॉबिन एक हथौड़ा उठाती है और उन पर हमला करने लगती है, लेकिन फियोना और कैथी उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं। लेकिन रॉबिन उनके पीछे थी, वो उन पर हमला करती है, लेकिन किसी तरह से वो गराज में चले गए थे और दरवाजा लगा देते हैं। लेकिन बाहर से रॉबिन दरवाजा तोड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी। अब यहाँ फियोना डैनियल को ड्रिल मशीन देती है और ये कहती है कि बॉडी को डिग आउट करो। मतलब कि वो जिस बॉडी की बात कर रही थी वो कैथी के सर में थी, जो वही फीटस था, मतलब कि उसकी सिस्टर ही वही एंटिटी है। और ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा है। असल में ये उसके दिमाग के अंदर मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पर डैनियल मना कर देता है क्योंकि इसके अंदर रिस्क था। तब फियोना कहती है कि उसे ये करना होगा वरना कैथी मर जाएगी, रॉबिन भी खत्म हो जाएगी। तब वो उसके सर में होल करने लगता है और इससे रॉबिन को दिक्कत होने लगती है क्योंकि उसे उसी फीटस से शक्ति मिल रही थी और उसी फीटस ने उसको पदस करके रखा हुआ था। खैर अब यहाँ वो उसके सर में होल करने के बाद जब देखता है तब उसे एक आंख दिखाई देती है जो कि उसी फीटस की थी, यानी कि कैथी की ट्विन सिस्टर की। ये देखकर वो काफी डर गया था, लेकिन यहाँ पर कैथी उठती है और अपने सर में से वो फीटस निकाल देती है जो कि काफी बड़ा था और वो डैनियल की तरफ बढ़कर उसे खाने लगता है। लेकिन कैथी पीछे से आती है और यहाँ पर कैथी पहला शब्द बोलती है जो कि था सिस्टर, और तभी वो उस फीटस को उठाकर उसकी गर्दन मोड़कर उसको खत्म कर देती है। बेसिकली उसने अपनी ही ट्विन सिस्टर को खत्म कर दिया था जो कि उसके साथ गड़बड़ कर रही थी और वो उसको डस्टबिन में फेंक देती है, जिसके बाद वो अपने पापा यानी कि डैनियल के पास आकर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि रॉबिन भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी क्योंकि उसको पदस करने वाला यही फीटस था। और बूम, इसी के साथ में द अदर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द अदर फिल्म की कहानी जो कि काफी बेहतरीन फिल्म थी और यहाँ मैं आपको उस एंटिटी के बारे में और समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो एंटिटी है वो असल में कैथी के अंदर दिमाग में थी और ये कोई और नहीं बल्कि उसी की ट्विन सिस्टर थी जिसे कैथी ने अपनी माँ के पेट में ही एब्जॉर्ब कर दिया था और इसी वजह से वो जेलस थी, गुस्से में थी और इसलिए वो कहा करती थी कि उसने ही सब कुछ किया है, यानी कि कैथी ने। और ये फीटस उसके सर में मौजूद था जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाती थी। लेकिन इसके बाद जब वो निकल गया तब कैथी दोबारा बोलने लगी और ये एंटिटी काफी शक्तिशाली थी जो कि उसके सर में से ही को पजेस कर सकती थी। और यहाँ उसने रॉबिन को एक डोर बनाया ताकि वो फीटस के जरिए रॉबिन की बॉडी से बाहर निकल सके, लेकिन वो हर बार फेल हो गई और ऐसा उसने कई बार किया होगा, यानी कि उस ओल्ड वुमेन इविलिन के साथ में, अपनी रियल मॉम के साथ में। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इतने सारे फीटस को जन्म देने के बाद वो जिंदा नहीं बचती। और सेम उसने कैथी की ओरिजिनल माँ के साथ किया, इविलिन के साथ किया। और जब भी ऐसा कुछ भी होता था तब पजेस की हुई लेडी पागल हो जाया करती और यहाँ पर वो अपने ही हस्बैंड को खत्म कर देती थी। यहाँ पर ये एंटिटी यानी कि कैथी की ट्विन सिस्टर उससे जेलस हो रखी थी क्योंकि यहाँ पर जब वो फीटस थे तब उसने अपनी ही बहन को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो इसी बात का बदला ले रही थी। असल बात ये थी कि ये एंटिटी आजाद होना चाहती थी और जो स्विमिंग पूल का सीन हमने देखा है दरअसल वो एक डोर हो सकता है जहाँ से वो बाहर आना चाहती हो। बेसिकली लेबर रूम के अंदर होता है ना जैसा, उस तरह से। और हमने एक चीज और नोटिस करी है कि यहाँ पर एक पिंक सब्सटेंस भी था, यानी कि स्विमिंग पूल जो होता है उसके अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर एक सपना भी आया था जहाँ पर यह दिखाया गया था कि वो एंटिटी एक कुकून टाइप में बंद है। साथ ही साथ आसपास ढेर सारी वीन्स हैं जो कि रूट जैसी लग रही हैं, जो कि माँ के गर्भ को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो फीटस था ना उसको यही सारी बातें याद थी कि माँ के गर्भ के अंदर कैथी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था और इसी वजह से वो यहाँ कैथी की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई थी। एक तरफ तो वो आजाद भी होना चाहती थी, लेकिन जब वो आजाद नहीं हो पाई तो उसने कैथी की ही जिंदगी को बर्बाद करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो कुछ भी करा करती थी ना, यानी कि चाकू लेना, आरी लेना और वो बीच में जो कैथी अटक गई थी, ये सारी चीजें यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर यानी कि ये फीटस ही कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और रिसेंटली मैंने फ्लाइट 407 को एक्सप्लेन किया है जो कि काफी बेहतरीन रियल हॉन्टेड प्लेन के ऊपर इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। उसका लिंक आपको नीचे पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए